गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आरती मिश्रा संस्कार वैली एकेडमी से आज आप लोगों को क्लास 5th का हिंदी लैंग का लेसन नंबर 1 समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट लेसन है भाषा और व्याकरण। तो भाषा क्या होती है? भाषा मतलब अपने मन के भावों को, विचारों को प्रकट करने का एक साधन होता है। वो क्या कहलाते हैं? भाषा कहलाता है। यानी कि भाषा के माध्यम से अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने में समर्थ हो पाते हैं और भाषा के द्वारा अपने विचारों को एक से दूसरे तक पहुंचाने के लिए हमें जिन ध्वनियों का प्रयोग करना पड़ता है उन्हें वर्णीय अक्षर कहते हैं। यानी कि हम किसके द्वारा अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं? भाषा के द्वारा। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि भाषा की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे? भाषा सबसे पहले बनाई किसने? तो शुरुआत में जब मनुष्य के पास कोई भाषा नहीं थी, यानी कि जब आदि मानव का समय था, जब पाषाण काल का समय था, तब उस समय आदि मानव के पास कोई प्रॉपर भाषा नहीं थी जिसके द्वारा अपने विचारों को प्रकट कर सके, इसलिए वह इशारों में अपने विचारों को प्रकट करता था। फिर धीरे धीरे उसने कुछ निश्चित वस्तुओं, कामों आदि के लिए कुछ निश्चित विशेष आवाज़ों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे उसने पत्थरों से, दूसरे पत्थरों से, लकड़ियों से, उनके छोटे छोटे टुकड़ों से, गुफाओं की दीवारों पर, पहाड़ों पर, चट्टानों पर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? चित्र उकेरना शुरू कर दिया है और अपने विचारों को एक से दूसरे तक पहुंचाने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे भाषा का निर्माण हो गया। यद्यपि पशु पक्षी भी जो होते हैं अपने विचारों को प्रकट करते हैं, लेकिन विचारों को प्रकट करने के लिए विशेष आवाज़ निकालते हैं। जैसे हाथी चिंघाड़ता है, शेर दहाड़ता है, ठीक है, परंतु वे अपनी भाषा का खुद से निर्माण करके स्वयं अपनी भाषा को एक दूसरे तक अपने विचारों को पहुंचा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपनी भाषा का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि निर्माण करने में वो सक्षम नहीं है। और इस पृथ्वी पर मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी जो अपनी भाषा का निर्माण कर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अतः मनुष्य के लिए भाषा का विशिष्ट महत्व है। अब आता है कि भाषा के रूप कितने होते हैं। ठीक, तो भाषा के प्रमुख 2 रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक यानी कि मुंह से बोलना। मौखिक यानी कि क्या होता है? मुंह से बोलना। यानी कि भाषा का वह रूप जो बोला जाए, सुना जाए, समझा जाए, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे नानी हमें कहानी सुनाती हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं कैसे पढ़ा रही हूँ? मुँह से बोल के पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, टेलीफोन पर हम बातें कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? मौखिक भाषा का ही रूप है। अब आता लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होता है? भाषा का वह रूप जिसमें हम अपनी बात लिख कर किसी के सामने प्रकट करते हैं या उसे पढ़कर हम समझें, तो वो क्या कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। जैसे श्वेता चिट्ठी लिखती है, या फिर दादाजी अखबार पढ़ते हैं, या फिर मैं आप लोगों को जो पढ़ा रही हूँ वो सब आप अपनी नोटबुक पे नोट कर रहे हैं, लिखें, तो वो सब क्या हो जाएगा? आपका लिखित भाषा के अंतर्गत आ जाएगा। अब आता है बोली। बोली क्या होती है? तो भाषा के जिस रूप को एक क्षेत्रीय स्तर पर बोला जाता है, क्षेत्रीय स्तर मतलब एक विशेष क्षेत्र स्तर पर जहाँ पर हम लोग रहते हैं, उसके क्षेत्र के आसपास में बोली जाने वाली जो एक भाषा होती है वह भाषा का रूप ही क्या कहलाता है? बोली कहलाती है। जैसे उत्तर प्रदेश, हम कहाँ रहते हैं? ललितपुर में। ललितपुर हमारे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हम लोगों की बोली क्या होती है? जनरली बुंदेलखंडी। तो इस बुंदेलखंड में बोली जाने वाली जो बोली है वो बुंदेलखंडी है, और ये बुंदेलखंडी क्या कहलाएगी? बोली कहलाएगी। यानी कि क्या है? भाषा का एक रूप है। इसके अलावा मैं भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, यानी कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार की बोलियाँ बोली जाती हैं। अब आता है कि बोली और भाषा में क्या अंतर है। तो बोली क्या है? बोली एक क्षेत्र विशेष तक सीमित होती है, एक निश्चित, यानी कि हमारी बुंदेलखंडी जो होती है सिर्फ बुंदेलखंड क्षेत्र तक ही सीमित है। आप उसे दिल्ली में जाकर बोलेंगे तो कोई नहीं समझेगा, मतलब वहाँ पर नहीं बोली जाती है। आप राजस्थान में बोलेंगे, आप तमिलनाडु में बोलेंगे तो कोई नहीं समझेगा। इस प्रकार से बोली क्या होती है? एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहे, जिसके क्राइटेरिया फिक्स होता है, जबकि भाषा बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है। ठीक है, अब बोली का जो साहित्य होता है वो मौखिक होता है और भाषा का जो साहित्य होता है वो लिखित होता है। यानी कि फैक्ट क्या निकल के आता है? फैक्ट ये निकल के आता है कि बोली भाषा का एक क्षेत्रीय रूप होता है। हमारे भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता दी गई, यानी कि 22 मान्यता प्राप्त भाषा हमारे संविधान में बताई गई हैं। अब आता है लिपि। लिपि क्या है? तो वर्णों को लिखने का एक निश्चित तरीका होता है। ठीक, मतलब कोई भी बात होती है जो हम लिखते हैं तो उस बात को लिखने के निश्चित वर्णों का प्रयोग करते हैं। उन वर्णों को लिखने का भी निश्चित तरीका होता है। अर्थात हर भाषा में मौखिक ध्वनि को लिखित रूप देने के लिए चिन्ह निश्चित किए गए हैं और इन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। लिपि के कारण ही अखबार, पत्रिकाएँ, पुस्तकें आदि छप पाती हैं।
किसी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। यानी कि कोई भी भाषा, चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, चाहे संस्कृत है, कोई भी भाषा जिसे हम लिखित रूप देते हैं, लिखित रूप प्रदान करने के लिए जो ढंग अपनाते हैं वही ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाती है। अब है आपकी प्रमुख भाषा और उनकी लिपियाँ। तो यानी कि ये कि जैसे हिंदी का देवनागरी, नेपाली का देवनागरी है, उर्दू की लिपि फ़ारसी है, मराठी की लिपि देवनागरी, अंग्रेज़ी की लिपि रोमन है और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। अब आता है आपका मातृभाषा और राष्ट्रभाषा। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा क्या होती है? वह भाषा जो हम अपने घर परिवार, जब बच्चा छोटा होता है तो अपने घर परिवार आस पड़ोस के लोगों से सुनकर जो सीखता है, जो बोलता है, वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। यानी कि मातृभाषा क्या है? माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नानी, यानी कि घर परिवार से सीखी हुई जो भाषा होती है वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होता है? हम जो हर एक राष्ट्र होता है उसकी एक प्रमुख भाषा होती है, जिसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हमारा भारत है, हमारे भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है, ठीक है। तो भारत के अधिकांश भागों में यह बोली जाती है, यानी कि मोस्ट ऑफ पार्ट्स में हम लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। भारत के बहुत से भागों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। यह बोली जाती है, लिखी जाती है, समझी जाती है, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बनी। इसलिए भारत हर साल जो है हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से उदाहरण आपको दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? जैसे सचिन कोई लड़का है ना, सचिन वो बोलता है, सचिन बोला मैं जाती हूँ। तो बच्चों आप बताइए सही है कि गलत है? सचिन बोला यानी कि लड़का बोल रहा है, सचिन एक लड़का है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? सचिन बोला मैं जाता हूँ। हम बोले हम खाता है, ये गलत है। हम बोले हम खाते हैं। हिना बोली मैं गाता हूँ, यानी कि हिना बोली मैं गाती, वह बोला वह जाता हूँ, नहीं, वह बोला वह जाता, वह बोला मैं जाता हूँ, यानी कि हाँ ये सेंटेंस क्या है? ये व्याकरणिक तौर पर ये गलत है, ठीक। अब जो वाक्य गलत है उसमें कैसे सुधार? सचिन बोला, क्या बोला सचिन? कि मैं जाता हूँ। हम बोले हम खाते हैं। हिना बोली मैं गाती हूँ, वह बोला वह जाता है। यानी वाक्यों के शुद्ध रूप हम व्याकरण के नियमों के कारण ही समझ सकते हैं। यानी कि व्याकरण क्या? व्याकरण वह शास्त्र होता है जो हमें शुद्ध भाषा को शुद्ध बोलना एवं शुद्ध लिखना सिखाता है। अगर व्याकरण नहीं होगी तो भाषा को शुद्ध रूप से बोलते रहेंगे, लिखते रहेंगे। अर्थात व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना आ जाता है, ठीक। विश्व में सभी बोली समझी जाने वाली भाषाओं का एक अपना अलग व्याकरण होता है। व्याकरण से हमें संबंधित भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध अशुद्ध होने के बारे में बताता है।